हेलो दोस्तों। लास्ट की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था नर्वस सिस्टम और बताया था मैंने आपको कि इसके आने वाली ये जो पार्ट 2 आज हम पढ़ने जा रहे हैं नर्वस 2 का, इसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूरॉन्स को। ठीक है, न्यूरॉन्स के बारे में हल्का सा मैंने बता दिया था। अब डिटेल में जानते हैं उसके फैक्ट्स और उससे रिलेटेड क्या टाइप्स हैं और क्या क्या न्यूरॉन से क्वेश्चंस बनते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, शुरुआत करें। देखिए, न्यूरॉन है क्या? न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या है? नर्व सेल। इसको क्या बोलते हैं हम? नर्व सेल भी बोलते हैं। देखिए, नर्व सेल से ही मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि नर्वस सिस्टम नाम पड़ा है। पूरा नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है? न्यूरॉन्स से या फिर नर्व सेल से। चलिए, तो इसकी डिस्कवरी की बात करें। सबसे पहले न्यूरॉन्स की डिस्कवरी आखिर किसने की? तो न्यूरॉन्स की डिस्कवरी की थी रेमन वाय कजल। देखिए, स्क्रीन पे आप नाम देख सकते हैं, रेमन वाय कजल की डिस्कवरी के लिए हम जानते हैं इनको। ओके, न्यूरॉन वर्ड किसने दिया था? इट दिस टर्म वाज गिवन बाय वॉल्डेयर, हेनरिच विल्हेल्म वॉल्डेयर। इन्होंने इसको टर्म दिया था। तो ये तो हुई बात डिस्कवरी एंड टर्म की। देखिए, अब न्यूरॉन के फैक्ट्स की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताऊं, इसको क्या कहते हैं न्यूरॉन को? इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। देख सकते हैं स्क्रीन पे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। मींस देखिए, स्ट्रक्चरल क्यों और फंक्शनल क्यों? स्ट्रक्चरल इसलिए कि जो पूरा नर्वस सिस्टम है आखिर बना हुआ किससे है? देखिए, पूरा न्यूरॉन से बना हुआ है, इसीलिए क्या कह सकते हैं हम? इट इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट। फंक्शनल क्यों? जो भी नर्वस सिस्टम जो फंक्शन कर रहा है उसमें सबसे बड़ा मेजर रोल, या यूं भी कह सकते हो टोटली जो रोल है वो किसका है? न्यूरॉन्स का ही है, नर्व सेल्स का ही है। इसीलिए हम इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा स्ट्रक्चरल हो गया, फंक्शनल यूनिट बोलते हैं इसको। देखिए, लॉन्गेस्ट सेल, अगर बात करें ह्यूमंस में लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, तो वो भी नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। इट इज द लॉन्गेस्ट सेल। ओके, 2 पॉइंट। इसके अलावा मिनिमम रीजनरेशन पावर, मिनिमम रीजनरेशन पावर देखिए किसकी होती है? दैट इज ऑफ न्यूरॉन्स। रीजनरेशन पावर बॉडी में किस सेल की होती है? तो आंसर होगा आपका किसका? न्यूरॉन्स की। देखिए, रीजनरेशन पावर है क्या? मींस जो डिस्ट्रॉय होने के बाद या इंजरी के बाद, जैसे देखा होगा आपने कहीं कट लग जाता है, हमारा कोई ऑर्गन है कट जाए, तो क्या वो अपने आप को दोबारा डेवलप कर सकता है? उसे हम कहते हैं रीजनरेशन पावर। नर्व सेल्स डैमेज होने के बाद दोबारा अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते, इसलिए हम कहते हैं मिनिमम या लीस्ट रीजनरेशन पावर। अच्छा, मिनिमम की बात हुई, तो मैक्सिमम किसमें होता होगा? चलो ये मैं आपको बता दूं, तो मैक्सिमम रीजनरेटिव पावर जो है दैट इज ऑफ हिपेटिक सेल्स। अब ये कहां पाए जाते हैं हिपेटिक सेल्स? दे आर फाउंड इन लीवर। तो लीवर की जो सेल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हिपेटिक सेल्स। एंड दे हैव द मैक्सिमम रीजनरेशन पावर। अच्छा, अब आप लोग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों ऐसा क्यों है, कि क्यों इसकी रीजनरेशन पावर क्यों नहीं है? देखिए, रीजनरेशन पावर जो है दैट डिपेंड्स ऑन सेल डिवीजन। देखिए, सेल डिवीजन होगा तो अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, लेकिन नर्व सेल्स में सेल डिवीजन नहीं होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर क्यों नहीं होता है सेल डिवीजन? तो देखिए, सेल डिवीजन इसलिए नहीं होता है बिकॉज उसमें सेंट्रोजोम नहीं होता। सेल डिवीजन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? सेंट्रोजोम। और न्यूरॉन्स में सेंट्रोजोम नहीं होता, या फिर होता भी है तो दैट इज इनएक्टिव। तो इसीलिए न्यूरॉन्स का सेल डिवीजन नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं क्या? इसकी रीजनरेशन पावर नहीं है या फिर बिल्कुल सबसे कम है। ओके, और मैक्सिमम लीवर में, इसीलिए आपको पता होगा लीवर क्या कर सकते हैं? लीवर को 20% या 30% डोनेट किया जा सकता है। क्यों? इट हैज द मैक्सिमम रीजनरेशन पावर, वो अपने आप को वापस डेवलप कर सकता है। ओके, ये हुई बात इससे। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, देखिए नर्वस जो है इट इज सिर्फ न्यूरॉन्स नहीं है, इसमें एक टाइप के सेल्स और है। कौन से सेल्स? ग्लियल सेल्स। मींस जो नर्वस सिस्टम है बेसिकली तो न्यूरॉन्स का बना हुआ। देखिए, नर्वस सेल्स जो है दैट इज 90% और ग्लियल सेल्स जो है दैट इज ओनली 10%। ग्लियल सेल्स जो क्वांटिटी दैट इज ओनली अराउंड 10%। तो इसीलिए हम फोकस हमारा सिर्फ किस पे रहता है? न्यूरॉन्स पर। ग्लियल सेल्स का रोल क्या है? देखिए, न्यूरॉन्स का रोल, चलिए मैं रोल दोनों के रोल्स की बात करें तो न्यूरॉन्स का जो रोल है दैट इज ट्रांसमिटिंग द सिग्नल्स। मींस देखिए, हमने एक मैसेज लिया, सेंसरी ऑर्गन्स ने हमारे मैसेज रिसीव किया, उसको ट्रांसमिट करना और फिर वापस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस लेकर आना। तो ये जो वर्क है ये न्यूरॉन्स का, मींस ट्रांसमिटिंग ऑफ सिग्नल्स जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं। फिर ग्लियल सेल्स का रोल क्या है? देखिए, ग्लियल सेल्स न्यूरॉन्स को सपोर्ट या फिर उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, उनको सपोर्ट देती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। इट इज द रोल ऑफ ग्लियल सेल्स। अच्छा, जब ग्लियल सेल्स की बात हो, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं। देखिए, आपने स्किन कैंसर सुना होगा आपने, और लंग्स कैंसर या और भी कई तरह के कैंसर्स के नाम सुने होंगे, लेकिन ब्रेन कैंसर बहुत रेयर होता है, या आपने कभी सुना भी ना हो ब्रेन कैंसर। अच्छा, ऐसा क्यों? लेकिन ब्रेन ट्यूमर आपने जरूर सुना होगा। अब देखिए, ट्यूमर आखिर होता क्या है? ट्यूमर प्राइमरी स्टेज है किसकी? कैंसर की। तो अगर ब्रेन ट्यूमर होता है तो ब्रेन कैंसर क्यों नहीं होता?
और मैं कह रहा हूँ ब्रेन कैंसर नहीं होता, इसके पीछे रीजन क्या है देखिए, और होता क्यों है, पहली बात ट्यूमर भी क्यों होता है। देखिए ट्यूमर क्यों होता है, जब न्यूरॉन, जब सेल डिवीजन ही नहीं होता, जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा तो ट्यूमर कैसे हो सकता है। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया न्यूरॉन्स के साथ साथ ग्लियल सेल्स भी प्रेजेंट होता है किसमें, नर्वस सिस्टम में। तो ये जो ग्लियल सेल्स हैं दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेन ट्यूमर। समझ पा रहे होंगे ये बात को कि ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है। देखिए अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो कैंसर नहीं होगा, सीधी सी बात, ओके। लेकिन ब्रेन ट्यूमर तो होता है एंड ट्यूमर इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ कैंसर। तो जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा न्यूरॉन्स का तो कैंसर नहीं होना चाहिए, लेकिन ग्लियल सेल्स की प्रेजेंस की वजह से उनका तो सेल डिवीजन होता है और इसी वजह से ब्रेन में डेवलप हो जाता है क्या, ट्यूमर। लेकिन कैंसर की स्टेज नहीं पहुंच पाते बिकॉज नर्व सेल्स जो हैं, न्यूरॉन्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और इससे पहले कि ट्यूमर डेवलप होके, ट्यूमर समझते देखिए ट्यूमर क्या, गांठ होती है, क्लस्टर, सेल्स का बहुत ज़्यादा झुंड बन जाए और क्लस्टर, उसको क्या बोलते हैं, ट्यूमर। लेकिन वो कैंसर की स्टेज लेते लेते डेथ हो जाती है पर्सन की, बिकॉज न्यूरॉन्स जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सेल्स होते हैं। इसीलिए ब्रेन में ट्यूमर तो आपने सुना होगा लेकिन कैंसर नहीं। ओके, ये हुई बात न्यूरॉन्स के फैक्ट से रिलेटेड। आगे चलिए देखिए, अब हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अच्छा एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं, नर्व सेल्स क्या सभी ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन दो ऐसी प्लांट्स में, देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स या फिर फंगाई, इनकी बात करें तो दे डू नॉट हैव नर्व सेल्स। प्लांट्स या फंगाई के पास नर्व सेल्स नहीं होते हैं। ओके नेक्स्ट चलिए अब इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो पहले आप नजर डालिए एक बार डायग्राम के ऊपर। देखिए डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए बेसिकली अगर डिवाइड करें इस पूरे स्ट्रक्चर को नर्व सेल्स के या न्यूरॉन के, तो ये तीन मेजर पार्ट्स बोलते हैं। फर्स्ट वन इज सेल बॉडी, सेकंड वन इज एक्सन एंड थर्ड वन इज डेंड्राइट्स। सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सन। चलिए लेकिन अब इनको जानते हैं और इनके अलावा भी बहुत सारे आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे पॉइंट्स, उन सभी को हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें सेल बॉडी की, तो सेल बॉडी क्या है, तो सेल बॉडी जो है न्यूरॉन का एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसमें सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं बहुत सारी, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इट कंटेन्स ऑफ निजल्स ग्रैन्यूल्स। निजल्स ग्रैन्यूल, देखिए निजल्स ग्रैन्यूल ये क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बने हुए होते हैं, ठीक है। और यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां पे राइबोसोम्स, और रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अलावा इट कंटेन्स न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेलीज। तो ये तो बात सेल बॉडी की। सेकेंड वन डेंड्राइट्स। देखिए डेंड्राइट्स क्या होते हैं, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। सेल बॉडी में से ट्री लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। और इन्हीं का काम, डेंड्राइट्स ही क्या करते हैं, इट रिसीव्स मैसेजेस। देखिए सपोज हम किसी चीज को टच करते हैं, सबसे पहले डेंड्राइट्स ही हैं जो हमारे मैसेज को रिसीव करते हैं, सेंसरी नर्व्स से रिसीव करते हैं। सेंसरी नर्व्स क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा टाइप्स में जब हम पढ़ेंगे, ओके। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं, रिसीव करते हैं मैसेज को। उसके बाद सेल बॉडी, सेल बॉडी में आपको बता दिया मैंने, न्यूक्लियस होता है एंड निजल्स ग्रैन्यूल्स। उसके बाद आता है एक्सन। एक्सन देखिए एक्सन क्या, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल बॉडी में से निकला है, जो इंपल्स को जो ट्रांसमिट करता है, जिसके थ्रू इंपल्स ट्रांसमिट होता है टू अनदर न्यूरॉन, ठीक है, टू अनदर न्यूरॉन, तो उसको हम बोलते हैं एक्सन। अब देखिए जहां से सेल बॉडी में से, जिस पॉइंट से एक्सन निकल रहा है, जहां से उसकी इनिशिएट हुई है, दैट पॉइंट इज नोन एज एक्सन हिलॉक। ध्यान से सुनिएगा, एक्सन हिलॉक मतलब जहां से सेल बॉडी या ऐसे भी कह सकते हैं कनेक्टिंग पॉइंट जो है सेल बॉडी और एक्सन का, दैट इज नोन एज एक्सन हिलॉक। चलिए उसके बाद देख रहे होंगे आप एक्सन के ऊपर आउटर कवरिंग्स हैं, डायग्राम में देखिएगा ध्यान से, तो आपके कवरिंग्स दिखाई दे रहे होंगे आपको। कवरिंग्स ये क्या होती है, इनको बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। देखिए एक्सन और माइलिन शीथ का रिलेशन समझिए आप, इसको ऐसे समझिए, एक्सन को आप एक कंडक्टिंग वायर समझिए, कंडक्टिंग वायर, उसके ऊपर प्लास्टिक की जो इंसुलेशन होता है, जो इंसुलेटिंग कवर जो होता है प्लास्टिक का, वो समझ सकते हैं आप माइलिन शीथ। माइलिन शीथ, माइलिन शीथ का रोल यही होता है, तो जो मैसेज जो ट्रांसमिट हो रहा है, जो इंपल्स ट्रांसमिट हो रहा है, उसका डिसिपेशन ना हो, ठीक है ना, उसमें कोई भी लॉस ना हो, ये ध्यान कौन रखता है, माइलिन शीथ। ये वर्क होता है माइलिन शीथ का, ओके। अब माइलिन शीथ की बात कर रहे हैं हम, तो ये बनी किसकी होती है, तो ये बनी होती है आपके ग्लियल। ग्लियल में कौन से, स्वान सेल्स। देखिए डायग्राम में स्वान सेल्स, तो माइलिन शीथ किसकी बनी, तो स्वान सेल्स। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस, उसको भी ध्यान से समझना आप लोग। जो माइलिन शीथ है इट इज मेड अप ऑफ स्वान सेल्स, मैंने बताया, लेकिन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल मीन जो पेरिफेरी में ये जो नर्व्स, ये जो है यहाँ, तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके अलावा जो नर्व्स जो इधर है, ये हमारे पैर्स में, अदर बॉडी पार्ट्स में, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, उनकी जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनके एक्सन पे जो माइलिन शीथ है दैट इज मेड अप ऑफ स्वान सेल्स। तो फिर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन्स है, उनकी माइलिन शीथ किसकी बनी होती है, दैट इज ऑफ
ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ध्यान से समझिएगा। यानी कि माइलिन शीथ अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वो बनी होती है किसकी, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स की। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बात कर रहे हैं तो जो माइलिन शीथ है दैट इज फॉर्म्ड बाय स्वान सेल्स। ओके, इसके अलावा एक और नाम दिख रहा होगा आपको, नोड्स ऑफ रैनवियर। ये क्या है, देखिए दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप दिख रहा होगा आपको, जो पॉइंट है, ठीक है ना, कनेक्टिंग पॉइंट, दैट इज नोड्स ऑफ रैनवियर। रैनवियर एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा नोड्स ऑफ रैनवियर। तो ये तो हुई बात इसकी एक्स न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की। उसके बाद नर्व एंडिंग्स है। उसके बाद देखिए एक वर्ड आता है साइनेप्स। साइनेप्स, देखिए साइनेप्स क्या होता है, इट इज द कनेक्शन बिटवीन या कंजंक्शन बोल सकते हैं आप क्या, दो न्यूरॉन्स, मींस एक के एक्शन से दूसरा डेंड्राइट रिसीव कौन करेगा, देखिए एक न्यूरॉन में मैस इंपल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं एक्शन के थ्रू, फिर उसके बाद अनदर न्यूरॉन में जब वो पास होंगे तो उसके बीच में जो कंजंक्शन है, जो कनेक्शन जो हो रहा है, दैट इज थ्रू साइनेप्स। उसको क्या बोलते हैं, साइनेप्स, ठीक है। मतलब एक के एक्शन से दूसरे के डेंड्राइट में जब न्यूरॉन जो इंपल्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, दैट इज थ्रू साइनेप्स, दैट इज नोन एज साइनेप्स। ओके, चलिए आगे। ये हुई बात इसके स्ट्रक्चर की। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स को। टाइप्स की बात करें, देखिए तो न्यूरॉन्स के मेजरली तीन पार्ट्स हैं, टाइप्स है, नॉट पार्ट्स, इट इज टाइप्स। कौन कौन से, देखिए फर्स्ट वन सेंसरी न्यूरॉन्स, सेकंड वन इज मोटर न्यूरॉन्स एंड रिले न्यूरॉन्स। सेंसरी, मोटर एंड रिले, देखिए नाम से ही आप समझ जाएंगे वो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होता है। देखिए सेंसरी मींस जो सेंस ऑर्गन से रिसीव करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स। देखिए अब एक ब्लॉक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए आपकी स्क्रीन पे जो ब्लॉक डायग्राम उसको देखिए। सेंसरी नर्व्स का वर्क क्या होता है, देखिए सपोज देखिए हमने किसी भी चीज को टच किया, सपोज एक गर्म चाय का कप है, हम सुबह सुबह चाय पी रहे हैं, सडनली हमारा चाय के गर्म कप में हाथ लगा, ठीक है, हम एकदम से, अब वहां से क्या होता है, हम एकदम से हाथ उड़ाते हैं, लेकिन हुआ क्यों ऐसा, देखिए हमारे यहाँ पे यानी कि फिंगर के टिप पे कोई नर्व सेल्स प्रेजेंट है, न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, जो यहाँ से मैसेज को कैरी करेंगे, यानी देखिए स्किन सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन से सेंसरी नर्व्स ने मैसेज रिसीव किया, कहां तक भेजेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मे बी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जिसका भी वो टास्क है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये जो मैसेज रिसीव करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहुंचाना, ये किसका वर्क था, सेंसरी न्यूरॉन्स। उसके बाद फिर मोटर न्यूरॉन्स का वर्क है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम करेगा, आपको क्या करना है, आपको कमांड देगी हाथ पीछे खींचो, ठीक है। तो मींस ये जो एक्शन हुआ ये किसकी हेल्प से हुआ, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन्स ने मैसेज लिया और कहां तक पहुंचा, हमारी मसल्स या फिर ग्लैंड्स, जो भी रिस्पेक्टिव ऑर्गन होगा, ठीक है, हमारी ग्लैंड्स तक या मसल्स तक ये मैसेज पहुंचा है कि आपको क्या एक्शन करना है। उस सेंस करने पर आपने क्या आपको एक्शन करना है, तो ये वर्क होता है मोटर न्यूरॉन्स का, मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स या फिर ग्लैंड्स तक मैसेज को पहुंचाना, दिस इज द वर्क ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। फिर रिले न्यूरॉन्स क्या, देखिए ये कनेक्शन बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, यानी कि जो हमारी प्रेजेंट होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। देखिए समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से, यानी कि हमने कोई चीज सेंस की, ऑब्जर्व की, ठीक है ना, सुना या देखा कुछ भी, तो वो हमारे ब्रेन तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन पहुंचाता है, सेंसरी नर्व्स। फिर हमें क्या एक्शन करना है, ये हमारा ब्रेन हमें कमांड देता है, हमारे मसल्स को दे या हमारे ग्लैंड्स को दे, तो ये किसका वर्क था, मोटर न्यूरॉन्स का। और जो रिले न्यूरॉन्स या इनको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, जो इंटरकनेक्ट करते हैं किसको, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को। तो ये हुई बात टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की। आई होप यहाँ तक कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो ये आपका न्यूरॉन कंप्लीट होता है। देखिए अब हम बात करें कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या यूं कह सकते हैं डिजीज रिलेटेड टू ब्रेन। फर्स्ट वन देखिए, पार्किंसन डिजीज क्या होते हैं, देखिए एक ऐसा डिसऑर्डर है, पार्किंसन डिजीज एक ऐसा डिसऑर्डर है जो किसकी वजह से होता है, पहले तो मैं बता दूं, ड्यू टू डिक्रीज इन डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर उसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाए, डिक्रीज इन डोपामाइन, तो पार्किंसन डिजीज हो सकती है। इसमें होता क्या है, देखिए इट इज रिलेटेड टू मूवमेंट, देखिए मींस या यूं कह सकते हो ट्रिमर्स मींस इनवॉलंटरी शेकिंग को बोलते हैं, यानी कि मसल्स या हमारे हाथ पैर की मसल्स में शिवरिंग होना, ठीक है ना, तो दैट इज ट्रिमर्स मींस आप देखते हो अगर चलने फिरने में किसी हमारे अनकंट्रोल, हमारी जो मूवमेंट है कुछ कंट्रोल में ना रहे किसी की, ठीक है, तो दैट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होता है उसको बोलते हैं पार्किंसन डिजीज। क्यों होती है, डोपामाइन की कमी से। क्या होता है, रिलेटेड टू मूवमेंट, इट अफेक्ट्स मूवमेंट को अफेक्ट करती है, हम सही से चल फिर नहीं सकते, या फिर हमारे हाथ पैर की जो मूवमेंट्स हैं वो हमारी इच्छा के भी कई बार शेकिंग वगैरह हो सकती है, दैट इज पार्किंसंस डिजीज। सेकेंड हम देखेंगे, सेकेंड डिसऑर्डर जो है अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर डिजीज देखिए ये क्या होता है, इट अफेक्ट्स मेमोरी,
ये किसको अफेक्ट करती है? मेमोरी को। ठीक है, देखिए ये कब होती है? ये जनरली ओल्ड एज पर आकर होती है। देखिए ओल्ड एज ड्यू टू डी जनरेशन ऑफ ब्रेन। देखिए ब्रेन का जो डिटेरियोरेशन होता है या यूं कहते हैं डिटेरियोरेशन ऑफ नर्व सेल्स का खराब होना या डी जनरेशन ऑफ ब्रेन, और जनरली ओल्ड एज पर आकर ये होता है। अल्जाइमर्स डिजीज, तो क्या होती है? हमारी मेमोरी वीक हो जाती है, दैट इज अल्जाइमर्स डिजीज। थर्ड देखिए एग्नोशिया। व्हाट इज एग्नोशिया? देखिए एग्नोशिया क्या होता है? इट इज, अगर हम किसी को पहचान ना सके, ठीक है, फेलियर टू रिकॉग्नाइज। एग्नोशिया इज फेलियर टू रिकॉग्नाइज, किसी चीज को पहचान ना पाए, ठीक है ना, तो दैट कंडीशन इज नोन एज एग्नोशिया। इसके अलावा अलेक्सिया। देखिए अलेक्सिया क्या है? इनएबिलिटी टू रीड, हम किसी को पढ़ने के काबिल ना है, ठीक है ना, और ये जनरली क्यों होता है? ड्यू टू लेजन इन ब्रेन, मीन्स या तो चोट लग जाए या किसी डिजीज की वजह से, ठीक है ना। अलेक्सिया मीन्स इनएबिलिटी टू रीड, किसी चीज को पढ़ ना पाना, दैट इज अलेक्सिया, ठीक है। इसके अलावा एक नेक्स्ट है आपका अफेशिया। अफेशिया क्या है? देखिए ये लैंग्वेज डिसऑर्डर है, मीन्स इस डिजीज में किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हम ढंग से, लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज जो है वो हम कंट्रोल में ना रहे, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज डिसऑर्डर है कौन सा? अफेशिया। इसके अलावा आप अनोस्मिया। अनोस्मिया देखिए जब किसी चीज को हम स्मेल ना कर पाए, यानी कि जो हमारी स्मेल की जो सेंसेशन है वो फिनिश हो जाए, दैट इज कंडीशन इज नोन एज अनोस्मिया। इसके अलावा आप देख सकते हैं एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया इज व्हाट? एनेस्थीसिया मींस लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ फीलिंग, यानी लॉस, या सिंपली आप लॉस ऑफ सेंसेशन कह सकते हैं, ठीक है, आपको किसी भी चीज का फील नहीं हो रहा, दैट इज एनेस्थीसिया। तो ये आपकी कुछ डिजीजेस थी या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे जो हमने डिस्कस किए। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ और भी बहुत लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक यू सो मच।